आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का। और इसका बहुत सारा क्वेश्चन कल हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। उसमें देखा था हमने कि अगर किसी आदमी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लोकेट करनी है, लगानी है कहीं पर, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके लिए कुछ फैक्टर्स को जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वो 6 फैक्टर्स कल मैंने आपको ब्रॉडली डिस्क्राइब करके बता दिए थे। तो आज की मेन कैटेगरी हमारी ये है कि अब हम दो तरह की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक तो बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आने वाली सारी की सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। पहला ही टॉपिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए मैंने लाइन लिखी है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल कहां से आता हो, एग्रीकल्चर से आता हो, उस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और जिस इंडस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल नहीं आएगा वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर काउंट की जाएगी। पहली ही इसके अंदर एग्जांपल ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन का, कॉटन वगैरह का। और कॉटन कहां से में मिलती है, हमने बताया था कॉटन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट्स पे से, और वो ही फिर जाकर के आगे फर्निश होता है। उसे आपने देखा भी होगा कई बार रजाई भी जब भरी जाती है कॉटन के अंदर, तो उसमें भी पिनी हुई रजाई रुई भरी जाती है कुछ मशीन के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म करके रुई की, तब जब उसके अंदर डाली जा सकती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ये इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करती हैं, जीडीपी के अंदर भी कुछ न कुछ अपना जो है ये योगदान देती हैं, और हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है इन इंडस्ट्रीज से, हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ती है। कुछ न कुछ हमें फायदे होते हैं इन इंडस्ट्रीज को लगाने के बाद। और सबसे मेन फायदा हमारा क्या है, पॉवर्टी को दूर करना और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। पॉवर्टी भी दूर होगी, जब आदमी के पास काम धंधा होगा तो वो कहीं ना कहीं एंगेज रहेगा और काम कर रहा होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करके उसके पास पैसा भी आता होगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बताया गया है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कंट्रीब्यूट कर रही है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14%। अगर 100% इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद 14% जो है प्रोडक्शन को कंप्लीट करती है। एम्प्लॉयमेंट ये भी जनरेट कर रही है, और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, 24.6 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मतलब हमें पता चला इसके अंदर 35 मिलियन पीपल इसके अंदर एंगेज हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो, दोनों ही तरह के लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं। तीसरा इसके अंदर बताया गया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 2.46% जो है इसके अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब हम दूसरे देशों के साथ भी इसकी जो है ट्रेड एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी 4%, हमारे देश की जीडीपी के अंदर ये अपना 4% जो है योगदान दे रही है। समझ में आ गया आप लोगों को। और बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं अब उनके बारे में भी यही पढ़ने जा रहे हैं कि वो कितने परसेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, कितना परसेंट हमारी इकोनॉमी को दे रही हैं, उनसे कितना जीडीपी को आता है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आता है। बाकी का इनके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट आपको इलेबोरेट करके मैं बता नहीं सकता कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और क्या क्या होता है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन का प्रोसेस है, और आपको पता है प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, वो प्रोडक्शन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें पता चला है कि ये इंडस्ट्री जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। एक्सपोर्ट करती है, इसमें दिया गया है लार्ज पार्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इंडिया इज अ सपोर्टर ऑफ यार्न टू कंट्रीज और कॉटन टू यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और बहुत सारी देशों के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो है प्रोडक्ट्स शेयर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हम यार्न का जो है एक्सपोर्ट करते हैं। यार्न आपको पता है क्या होता है, धागा। यार्न होते हैं धागा, जैसे आपने देखा हो कॉटन के धागे को पहले चरखे से काट करके एक
लोहे के स्टिक पर लपेटा जाता था और उसी से ही फिर उसकी वो अभी मोटे से धागे, जैसे कि आप रुई की बत्ती बनाते होंगे, देखा होगा दिए के अंदर बत्ती लगाई जाती है और वो बत्ती होती है, लेकिन उसे धागा नहीं कह सकते, तो धागे के लिए उसे हमें बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में बारीक बनाना होगा। वो जो प्योरेस्ट फॉर्म उस धागे की वही यार्न कहलाती है, इसी का ही हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इस तरह के एक्सपोर्ट हमारे यूके, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्रियों के अंदर, रशिया जैसे देशों के अंदर सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, क्योंकि इट प्रोवाइड्स और इट प्रोड्यूसेस 42.49% ऑफ और कॉमन इसके बाद होता है 16.5% ऑफ यार्न ऑफ इंडिया। There are 122 mills of cotton mill, 122 कॉटन मिल महाराष्ट्र के अंदर अकेले जो है एस्टेब्लिश्ड हैं, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताया गया है महाराष्ट्र को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फिर इसमें आता है, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि देखिए सारी की सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जब इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रही है तो कुछ न कुछ उसके अंदर परेशानी भी है, तो हेडिंग दी गई है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या है? शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, और सिकनेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वर्ड आता है सिकनेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑब्सोलीट मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी नहीं है जिससे कि हम प्रोडक्शन के लेवल को और ज्यादा इंक्रीज। प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है परमानेंट नहीं है, वहां पर 24 आवर्स रनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, आती जाती रहती है। इसकी वजह से भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अचीव करने में हमारा जो टारगेट है वो हमें कई बार देर हो जाती है। और इसके बाद बताया हाई कंपटीशन। आज मार्केट के अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वही प्रोडक्ट बना रही है, उसी के प्रोडक्ट को हमें यूज करना है। अलग अलग इंडस्ट्रीज लगी हैं, उसके साथ भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने भी कुछ ऐसे ऐसे प्लांट लगा रखे हैं कि सब अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निकाल रही हैं। तो मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन है, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्वालिटी में बेटर होगा उसी के प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स यूज करते हैं। इसलिए कंपटीशन की वजह से भी कुछ फैक्टर्स ये ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कुछ कमियां देखी गई है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, कैसी मशीनरी लगी हुई है, कितने लोग वो एम्प्लॉयड हैं, कितना उससे जीडीपी से ज्यादा है। उसके बाद एक और रे डायग्राम से हम समझेंगे, फाइबर का प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है खेतों से, फाइबर का प्रोडक्शन होगा खेतों के अंदर, वहां से क्या मिलेगा हमें? रॉ मटेरियल मिलेगा। फिर ये रॉ मटेरियल स्पाइन किया जाता है, आपने देखा प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना उसको। कन्वर्ट करने के बाद फिर उससे क्या बनेगा? यार्न बनेगा, धागा बनेगा। फिर वही धागा क्या होगा? वीविंग किया जाएगा। वीव जानते हैं ना, बुनाई आज, और बुनाई करने के बाद उससे फैब्रिक निकला, फैब्रिक। एक आपने देखा होगा शर्ट का भी फैब्रिक आता है या सूट्स का भी फैब्रिक आता है, और उसके बाद फिर उन फैब्रिक को डाई किया जाता है। जिस भी कलर के अंदर आपको अवेलेबल कराना है उस कलर की उसके अंदर डाई की जाती है। डाई करने के बाद वो जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर चला जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए गारमेंट्स इंडस्ट्री जिसने लगाई होगी कि हम जो है गारमेंट्स को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो इन सारे के सारे डाई फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को क्या करती है? गारमेंट्स बनाने के लिए परचेज कर लेती है, और फिर वहीं पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मशीन से प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं? प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ कहां से? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है और मशीनें हमें क्या वो फैक्ट्रीज हमें, इंडस्ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बीच में एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसी के ही माध्यम से, उसी के ही थ्रू ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। तो नहीं किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लगाया। भारत के अंदर सबसे पहली बार एक सक्सेसफुल मिल की जो स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो 1854 में हुआ था, और मुंबई के अंदर पहला ही कॉटन का जो है मिल लगाया गया था। हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग, पावर लूम, इन सब चीजों का काम उस तरह के इंडस्ट्रीज के अंदर सक्सेसफुली किया गया था। हमने कई बार ये देखा है, कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने कपड़े का प्रोडक्शन को गुजरात में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, कलकत्ता में, इन सारे के सारे पोर्ट वाले एरियाज के अंदर शुरू कर दिया गया था।
लेकिन अब क्या हुआ, कंपटीशन फ्रॉम मील मेड क्लॉथ, और अब कंपटीशन होने लगा मील में बने हुए कपड़े का, किससे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ। इसी वजह से ही इंडिया के अंदर रैपिड इंक्रीमेंट करना पड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, अलग अलग मिलों की स्थापना करनी पड़ी और 122 मिलों को हम लोगों ने लगा दिया। गुजरात के अंदर भी या फिर हम कह सकते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत सारी लगी हुई है गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। इन सभी इंडस्ट्रीज को वहां पर इसीलिए लगाया गया क्योंकि हमें पता है सबसे पहले इन इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, और रॉ मटेरियल क्या है इसके अंदर, कॉटन है, और कॉटन उगता कहां पर है, ब्लैक सॉइल के अंदर उगता है, और ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर काफी भारी मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से ही कॉटन की ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसी एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश की गई हैं। और कॉटन के प्रोसेस को फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपने देखा भी होगा सूरत से ही सबसे ज्यादा साड़ियों का भी किया जा रहा है। बिजनेस जो है सारी पहले साड़ियां सूरत के अंदर ही बनती हैं, फिर वहां से ऑल ओवर इंडिया स्केटर की जाती हैं, बेची जाती हैं, मार्केट पे उनका पूरा कब्जा है। और हम लोगों ने कल ये फैक्टर्स पढ़े थे कि अगर मार्केट अवेलेबल नहीं होगी तो प्रोडक्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन आज आप देख रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग तरह के हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जो फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का साधन भी हमारे पास है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्मर्स वर्क करते हैं और क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर नए नए प्रोडक्ट को तैयार किए जाते हैं। सेकेंड इंडस्ट्री एग्रोबेस इंडस्ट्री के अंदर आती है जूट इंडस्ट्री। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने एग्रीकल्चर के चैप्टर में जाना था। मैंने बताया था आपको जब हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा था कि जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, से गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला एरिया भारत का वेस्ट बंगाल है, या फिर वो हिस्सा जो हमारा बांग्लादेश के अंदर आज चला गया है, ठीक है। और सारी की सारी इंडस्ट्रीज जूट से रिलेटेड सारी की सारी बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल के एरिया में ही लगी हुई है, एट द बॉर्डर ऑफ बे ऑफ बंगाल और द हुगली रिवर, बेसिन ऑफ हुगली रिवर जो वहां से पास होती है उसी के ही बेसिन में, मतलब उसी की फर्टाइल एरिया के अंदर जूट के प्रोडक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। ये भी बताया गया है इसके अंदर एक्सपोर्टर है जूट का, और फर्स्ट नंबर पर आता है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश भी पहले भारत का ही हिस्सा था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर के वेस्ट बंगाल का डिवाइडेशन किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के अंदर ये हमारा हिस्सा आ जाता है, और ईस्ट बंगाल जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के अंदर चला गया। इसी वजह से ही जो बांग्लादेश को बताया गया कि वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हालांकि हुआ क्या था, हम लोगों ने इसमें देखा है कि अगर सपोज करें इंडिया के अंदर 100 बेल ऑफ जूट, 100 बेल्स मतलब 100 गुच्छी, बेल एक तरीके से आप जैसे रील होती है ना, हाँ जी, यस सर, मानिएगा कि अगर इंडिया सपोज इन इंडिया 100 बेल्स ऑफ जूट इज प्रोड्यूस्ड एंड वी एक्सपोर्ट 30 बेल्स, सो प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट कितने करते हैं, 30, whereas in Bangladesh 50 bales of jute is produced and they export 40 bales. तो आप देख सकते हैं कि उनका एक्सपोर्ट करने का प्रोपोर्शन ज्यादा है उससे ज्यादा, जबकि प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। यस सर, हाईएस्ट प्रोड्यूसर इंडिया ही है, लेकिन वो एक्सपोर्टर ज्यादा है क्योंकि वो उसको कंज्यूम कम करते हैं। इंडिया के अंदर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। जूट की बोरियां बनती हैं, बैग्स बनते हैं, जूट की चटाइयां बनती हैं, और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर इस तरह की मार्केट ने बना करके सेल करने शुरू कर रखी हैं। बांग्लादेश सारा का सारा प्रोडक्शन करके उसमें से ये मान लीजिए बताया 50 बेल्स अगर वो प्रोड्यूस करता है तो वो 40 बेल्स को एक्सपोर्ट कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है बोर्ड पर कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश पहले नंबर पर आता है एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाई बांग्लादेश एक्सपोर्ट इट लार्जली, क्यों वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बिकॉज दे कांट मेक इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट लार्जली, क्योंकि उनके पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है कि वो इस जूट की बेल को क्या कर सके, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इससे हमें क्या पता चला कि जूट की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है। Meal of jute industry is majorly in India, but 3/4 area of jute producing area is in Bangladesh. लेकिन हमारा बहुत सारा हिस्सा जो जूट जहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो बांग्लादेश के अंदर जा चुका है।
जूट की इंडस्ट्रीज इस एरिया के अंदर क्यों लगी? क्योंकि चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट करने का दूसरे देशों के साथ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हम एयरवेज से भेजें और वाटरवेज से भेजें तो वाटरवेज सस्ता है, एयरवेज ज्यादा महंगा है। और वाटरवेज की सुविधा यहाँ पर इजीली अवेलेबल, क्योंकि क्या है, पोर्ट सिटीज है भाई। बंदर यहाँ पर क्या है, बंदरगाह अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, बे ऑफ बंगाल अवेलेबल है। इसी वजह से ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन को चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से यूज करके अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट लार्जली करते हैं। गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज। आप देखते हैं कि कलकत्ता एक बड़ा महानगर है, वेस्ट बंगाल भी काफी अच्छा डेवलप्ड एक स्टेट है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। इंटेंसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस जूट। और काफी पानी चाहिए तो सारा का सारा हुगली नदी से इनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। चीप लेबर फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब सस्ती लेबर चाहिए होती है तो वेस्ट बंगाल के ही आसपास 3 और स्टेट भी बसे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, बिहार बसा हुआ है। इन एरियाज से क्या करते हैं ये लोग, लेबर को भी जल्दी जल्दी से हायर कर लेते हैं, चीपली हायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दुनिया भर की लेबर है। जाओ 10-15 आदमी करने को तैयार है काम, तो चीपली अवेलेबल लेबर को ये ले जाकर के अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कराना शुरू करते हैं। फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हियर। एक और बात है कि बंगाल के अंदर या तो लो क्लास के लोग ज्यादा हैं या हाई क्लास के लोग ज्यादा हैं, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाने में इनको अक्सर कोई दिक्कत नहीं आती। ये अधिकतर लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज के अंदर ही प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। फाइनेंस भी इनको इजीली मिल जाती है, क्योंकि हमने देखा था जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में भी 3 तरह के हम लोगों ने टैक्स के परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोटवरी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से टैक्स इकट्ठा करते थे ये लोग पीनेट्स के पास जा करके। तो जमींदारी लोग भी उधर, जमींदार लोग भी उधर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो इजीली इस तरह की इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल करा देते हैं। दैट्स व्हाई जूट इंडस्ट्रीज मेजरली इन दोज एरियाज। इसके बाद हम अगली वीडियो में